नावल सहारा कौन बनता है। तहरीर तंजील अल-रहमान अरीश। किस्त नंबर 7। जर्रार खिड़की के करीब आया और अंदर दाखिल होने वाली कार को देखने लगा। कार पौरच में आकर रुकी और इसमें से एक शख्स उतरा जिसे जर्रार नहीं जानता था। वो शख्स आगे आया और बाहर जर्रार की रखी जैकेट पहनी और हेलमेट पहनकर दोबारा कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और कार को रिवर्स करने लगा। जर्रार हैरत से उस शख्स को तकने लगा। अजीब बेवकूफ बंदा है जो हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहा है। इस शख्स ने इतनी तेजी से गाड़ी रिवर्स करके रोड पर सीधी की गाड़ी के टायरों की चीखें फिजा में गूंज उठी। जैसे ही इसकी गाड़ी रोड पर आगे बढ़ी, रोड की दूसरी जानिब से 2 कारें रोड पर खड़ी दिखाई दी। इन कारों को देखते ही उस शख्स ने स्पीड तेज की और गाड़ी गरज कर आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ने लगी। खुला की कार मुसलसल उन 2 कारों के पीछे थी जिसमें कासिम और इसके गार्डर्स सवार थे। इस कोठी से थोड़ा पहले जिसमें जर्रार था, आगे कासिम वाली कार आहिस्ता हुई और रोड के किनारे खड़ी हो गई। इसमें से कासिम का हाथ बाहर आया और गार्डर्स वाली कार को आगे आने का इशारा किया। जैसे ही गार्डर्स की कार कासिम की कार के बराबर आए, कासिम इन्हें न जाने क्या हदायत देने लगा। वो अभी हदायत दे ही रहा था कि इसकी नजर कोठी से तेज रफ्तारी से निकलती कार पर पड़ी। इसको ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की सिर्फ एक झलक दिखाई दी और वो चला उठा और गार्डर्स को इस गाड़ी का पीछा करने और उसे रोकने का कहा। गार्डर्स की कार इंतहाई तेज रफ्तारी से इस कार के पीछे दौड़ी और साथ ही कासिम ने अपनी गाड़ी भी तेज रफ्तारी से ताक़ुब में डाल दी। तीनों कारें तेज रफ्तारी से शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर रवाना थीं और पीछे अपनी गाड़ी में बैठी खुला के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे उसे इस सूरत-ए-हाल को देखकर मजा आ रहा हो। जैसे ही वो कारें नजरों से उलझे हुए, खुला ने कार आगे बढ़ाई और कोठी के पौरच में जाकर रोकी और बना गेट बंद किए अंदर कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में दाखिल होकर उसने देखा जर्रार खिड़की से लगा बैठा और टेबल पर 2 लैपटॉप रखे हैं जिनकी स्क्रीन पर डेटा ट्रांसफर होता दिखाई दे रहा था। चच बच्चे को डर लग रहा था। खुला ने तनस करते हुए तपाने वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजा कर जर्रार को मुखातब किया। डरो में और उनसे डरे मेरी जूती, वो अंदर आते तो सही, यहाँ से एम्बुलेंस पर ही जाते। तवक्को के मुताबिक जर्रार ने बिफर कर कहा। ये खुशफहमी और जलने की वो कहाँ से आ रही है। खुला ने ऊपर मुंह करके नाक सकेड़ते हुए कहा। चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वाकई वो फिजा में कोई बो सूंघ रही हो। जर्रार का दिल चाहा कि वो आगे बढ़कर खुला की नाक ही मसल डाले। बड़ी मुश्किल से उन खुद पर काबू पाया और फौरन बात का रुख तब्दील कर दिया। ये अभी क्या हवा है, वो गाड़ी वाला कौन है, वो बेचारा तो मारा जाएगा फजूल में। जर्रार के लहजे में वाकई हैरत थी। मैं नहीं बताऊंगा, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। खुला ने मर्दाना लबवाओ लहजे में नकल उतारते हुए कहा और साथ ही खिलखिला कर हंस पड़ी। जर्रार का दिल चाहा कि वो उठकर खुला का सर फाड़ दे, लेकिन उससे पहले वो कुछ करता या कहता खुला के सील फोन पर कॉल आने लगी। खुला ने कॉल अटेंड की और स्पीकर ओपन कर दिया। हेलो खुला, तुम कहाँ हो, क्या जर्रार भी तुम्हारे साथ है। दूसरी तरफ से आपी की तेज आवाज सुनाई दी। क्यों आपी, खैरियत तो है। खुला ने जर्रार की तरफ देखते हुए पूछा। बाबा जानी आए हुए हैं, कब से तुम्हारा पूछ रहे और कह रहे हैं जर्रार भी गायब है लाहौर से, आपी ने बम गिराते हुए कहा। हम अभी आ रहे हैं, खुला ने घबराते हुए कहा। इसके चेहरे पर हवाएं होने लगी। दूसरी तरफ जर्रार भी जो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा था, ये बात सुनकर उछलकर खड़ा हो गया। वो भी परेशान नजर आने लगा। खुला ने फौरन कॉल काटी और जर्रार को कहने लगी, जल्दी करो अल्लाह, बाबा जानी कहाँ से आ गए और उस वक्त आज हमारी खैर नहीं। खुला ने परेशान होकर कहा। हमारी नहीं, तुम्हारी खैर नहीं, मैं तो कह दूंगा, मुझे तुमने इमरजेंसी का कहकर बलवाया था। जर्रार ने चीजें समेटते हुए एहतिजाज करते हुए कहा। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इन हालात में भी खुला शरारत से बाज ना आई, हालांकि खुद इसकी अपनी हालत पतली थी। वो इधर से इधर टहल रही थी। ट्रांसफर मुकम्मल हो चुकी थी। जर्रार ने कासिम के लैपटॉप और मोबाइल को फर्श पर रखा और हथौड़ी से तोड़ने लगा और ऐसी तोड़ फोड़ की कि किसी भी चीज से ना कुछ हासिल किया जा सके न रेकॉर्ड। इसके बाद उसने पेट्रोल डालकर दोनों चीजों को आग लगा दी। खुला इस दौरान न जाने कौन कौन से बहाने सोच रही थी जो बाबा जानी से करने थे। अगर इन्हें पता चल गया कि खुला ने उनकी बात पर अमल नहीं किया तो क्या होगा। फिलहाल वो ऐसा सोचना भी नहीं चाहती थी। दोनों तेजी से बाहर निकले। खुला ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली और जर्रार ने अपना बाइक। दोनों तेज रफ्तारी से घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर जब वो टेलीविजन लाउंज की तरफ बढ़े तो रास्ते में आपी ने खुशमगी नजरों से खुला को घोरा। अंदर दाखिल हुए तो बाबा जानी सामने कुर्सी पर बैठे झूल रहे थे। दोनों मुजरिमों की तरह उनके सामने जाकर खड़े हो गए। रात हो गई है, कहाँ थे तुम दोनों और क्या करते फिर रहे हो, बाबा ने गंभीर और बारब लहजे में पूछा। खुला ने गला खनखार कर बहाना बनाने की कोशिश करने के लिए बोलने ही वाली थी कि बाबा जानी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, सच इंडरस्कोर घटे इंडरस्कोर या इंडरस्कोर बढ़े इंडरस्कोर तो इंडरस्कोर सच इंडरस्कोर ना इंडरस्कोर रहे। साइन इंडरस्कोर और इंडरस्कोर झूठ इंडरस्कोर की इंडरस्कोर कोई इंडरस्कोर इंतहा इंडरस्कोर नहीं। बाबा जानी जहां दीदा इंसान थे, खुला के चेहरे को देखते ही इसका जहन पढ़ लिया था। उफ़ल्लाह, मेरे बाबा कितने तेज हैं, अभी तो सिर्फ सोचा था। और बाबा भी ऐसे मौक़ों पर पता नहीं कहां से ऐसे फिक्रे ढूंढ लाते हैं जो अगले बंदा को शर्मिंदा कर देते हैं और बंदा इसका कोई जवाब भी नहीं दे पाता। आखिर खुला ने सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया और सदफ की कहानी से लेकर अब तक होने वाले सारे वाक़यात बाबा के सामने दोहरा दिए और सर झुकाकर खड़ी हो गई।
बाबा सारी दास्तान सुनकर कुछ देर चुप रहे और फिर धीमी आवाज में बोले, मतलब ये कि खुदा ने तुमने अपनी जबान की लाज नहीं रखी। मैंने तुमसे कहा था सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी और कोई पनगे नहीं लोगी जिनमें अपनी टांग घसीटना तुम्हारी पुरानी आदत है। इसीलिए पुरानी यूनिवर्सिटी से तुम्हारा यहाँ माइग्रेशन करवाई थी और तुमने यकीन दहानी करवाई थी। अब ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। बाबा ने मीठे मीठे लहजे में जो सर्जिश की तो खुला का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया, क्योंकि पहले भी वो अपनी इन्हीं आदत की वजह से बाबा को काफी परेशानी दे चुकी थी। वो नजरें जमीन पर गाड़े चुपचाप खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। थोड़े सुकूत के बाद बाबा जर्रार की तरफ देखकर बोले, और जनाब आपको तो मौका चाहिए। हीरोगिरी का मार कटाई में 2-4 हाथ चलाना किया सीख लिया, हीरो समझने लग गए हो। अगर याद हो तो 2 कॉलेजेस एक यूनिवर्सिटी से जनाब उसी हीरोगिरी के चक्कर में निकाले जा चुके हैं। कहीं दोस्ती की खातिर, कहीं लड़की के हमदर्दी की खातिर। एक और मौका मिला हीरोगिरी का तो जनाब उड़ते हुए लाहौर से इस्लामाबाद आ पहुंचे। जर्रार तोपों का रुख अपनी तरफ देखकर बौखला गया और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, मगर फिर फौरन मुंह बंद करके नजरें जमीन पर गाड़ दी। इस बार खुला की नकल करने में ही इसे बेहतरी नजर आई। उसूल वज़ूबत बनाए जाते हैं ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त और सुकून से गुजार सके, लेकिन जब सुकून और इज़्ज़त ही उसूल व ज़वाबित तोड़कर मिले तो ऐसी जगह तमाम उसूल व ज़वाबित अपनी कद्र व कीमत खो देते हैं और इज़्ज़त बचाना फ़र्ज़ हो जाता है। मुझे खुशी है तुम दोनों ये बारीकियां समझते हो। अगर तुम ये कदम ना उठाते तो मुझे अपनी तरबियत पर शर्मिंदगी होती, बाबा ने धीमी आवाज़ में मुसलसल बोलते हुए कहा। खुला और जर्रार को लगा जैसे उनके सर से मनोबोझ उतर गया हो। दोनों ने गहरा सा नस लिया। मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम दोनों जो चाहे करते फरो और कोई कुछ भी ना कहे। हर बात के लिए जवाबदेही देनी और सजा भी भुगतनी होगी अगर गलत कदम उठाया तो। बाबा का लहजा फिर सख्त हो गया। उफ, बाबा भी ना एक मिनट के लिए भी खुश नहीं होने देते। खुला ने बेबसी से बाबा जानी की तरफ देखते हुए सोचा। बैठ जाओ, बाबा ने नरमी से कहा। दोनों बैठ गए तो बाबा जानी खला में तकते हुए ना जाने किन सोचों में गुम हो गए। काफी देर खामोशी के बाद बाबा जानी कहने लगे, तुम्हारी बड़ी बहन के बाद तुम दोनों जुड़वा पैदा हुए। तुम दोनों को जन्म देते हुए तुम्हारी मां गुजर गई। बाबा जानी की आवाज में अदासी दर आई। खुला और जर्रार दोनों अफसरदगी और हैरत से बाबा जानी को देख रहे थे। वो बड़े मजबूत थे। इस तरह धीमे लहजे और अदासी से इन्होंने आज तक बात नहीं की थी। इतने में उनकी आपी और छोटी उम्मे हनी और उसका भाई भी पास आकर बैठ गए थे। इन तीनों को अपने बाबा पर फख्र था। इन्होंने न सिर्फ बाप बल्कि मां बनकर भी उनकी परवरिश की थी। खुला और जर्रार तो उस वक्त पैदा हुए थे जब उनकी आपी भी अभी 3 साल की थी। वो सिर्फ अंदाजा ही कर सकते थे वो वक्त बाबा जानी ने कैसे गुजारा होगा। रिश्तेदारों की तो इन्होंने कभी शक्ल तक ना देखी थी और ना बाबा जानी ने कभी बताया था उनके कोई रिश्तेदार भी हैं। एक बार पूछने पर इन्होंने बस इतना कहा था, आइंदा ये सवाल मत करना। पता है तुम्हारा नाम खुला क्यों रखा और जर्रार का नाम जर्रार क्यों रखा? बाबा जानी ने खुला और जर्रार से मुखातब होकर कहा तो दोनों ने नफी में सर हिला दिए। बाबा जानी ने कुर्सी से टेक लगाई और ठंडा सा नस भर कर बताने लगे। एक इंसान था जिसे दुनिया जर्रार बिन अजूर के नाम से जानती थी। ये एक ऐसे इंसान थे कि इस दौर में दुश्मन उनके नाम से काम पटते थे और उनकी राह में आने से कतराते थे। जंग होती थी तो सारे दुश्मन और फौजी जरा और जंगी लिबास पहनकर जंग लड़ते थे, लेकिन आखिरी हजरत जर्रार जरा तो दरकनार अपना करतब ही उतार देते थे। लंबे बाल लहराते चमकते बदन के साथ जब मैदान में उतरते थे तो उनके पीछे धूल नजर आती थी और उनके आगे लाशें इतनी फिरती, तेजी और बहादुरी से लड़ते थे कि दुश्मन के सफ़े चीर कर निकल जाते थे। उनकी बहादुरी पर बेशुमार मर्तबा हजरत खालिद बिन वलीद को तारीफ करने और इनाम वाव कराम देने पर मजबूर किया। दुश्मनों में वो नंगे बदन वाला जनगजू नेकड वरीयत के नाम से मशहूर थे। रूमियों के लाखों की तादाद पर मुश्तमिल लश्कर से जुंडे अजनादीन जारी थी। हजरत ज़वाद अलिफ़ हसब मामूल मैदान में उतरे और सफारा दुश्मन फौज पर तूफान की तरह टूट पड़े। इतनी तेजी और बहादुरी से लड़े कि लड़ते लड़ते दुश्मन फौज की सफ़ें चीरते हुए मुसलमानों की लश्कर से बिछड़कर दुश्मन फौज के दरमियान तक पहुंच गए। दुश्मन ने इन्हें अपने दरमियान देखा तो उनको नर्गे में लेकर बड़ी मुश्किल से कैद कर लिया। मुसलमानों तक भी खबर पहुंच गई कि हजरत जर्रार को कैद कर लिया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के बहादुर नौजवानों का दस्ता तैयार किया और हजरत ज़वाद अलिफ़ को आज़ाद करवाने के लिए हदायत वगैरह देने लगे। इतने में इन्होंने एक निकाब पोश सवार को देखा जो गर्दुराता दुश्मन की फौज पर हमलावर होने जा रहा है। इस सवार ने इतनी तुनत खोई और गजबनाकी से हमला किया कि इसके सामने से दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हजरत खालिद इसके वार देखकर और शुजात देखकर इशिश कर उठे और साथियों से पूछा कि ये सवार कौन है, लेकिन सब ने लाइल्मी जाहिर की कि वो नहीं जानते। हजरत खालिद ने जवानों को इस सवार की मदद करने को कहा और खुद भी मदद करने इस सवार की जानिब लपक गए। घुमसान की जंग जारी थी। कभी हजरत खालिद बिन वलीद इस सवार को नर्गे से निकलने में मदद करते और कभी वो सवार हजरत खालिद की मदद करता। हजरत खालिद इस सवार की बहादुरी से मुतासिर होकर इसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम? इस सवार ने बजाय जवाब देने के अपना रुख मोड़ा और दुश्मनों पर जारहाना हमले और वार करने लगा। मौका मिलने पर दूसरी बार फिर हजरत खालिद ने पूछा, इस सवार तो कौन है?
इस सवार ने फिर जवाब देने की बजाय रुख बदलकर दुश्मन पर हमलावर हुआ। तीसरी बार हजरत खालिद ने इस सवार से अल्लाह का वास्ता देकर पूछा कि ए बहादुर तो कौन है? तो निकाब के पीछे से नस्वानी आवाज आई कि मैं ज़र्रार की बहन खुला बन्नत अज़ूर हूँ और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक अपने भाई को आज़ाद नहीं करवा लेती। फिर मुसलमानों और हजरत खुला ने मिलकर हजरत ज़र्रार को आज़ाद करवा कर दम लिया। बाबा जानी तो ये बताकर चुप हो गए, लेकिन कमरे में गहरी खामोशी छा गई। खुला ज़र्रार के आंखों में न जाने क्यों नमी सी आ गई। दोनों हकीकत से बाबा जानी की तरफ देख रहे थे। तुम दोनों के नाम अजीम हस्तियों के नाम पर है और मुझे उम्मीद है तुम दोनों अपने नामों पर हरफ नहीं आने दोगे। बाबा जानी ने उनकी तरफ देखकर कहा। अनशाअल्लाह बाबा जानी, दोनों ने बैग ज़बान होकर कहा। अच्छा तो फिर क्या मिला लैपटॉप में? बाबा ने ज़र्रार से पूछा। पता नहीं बाबा, अभी डेकोड करना बाकी है, बस काफ़ी फालस एक ही नाम से सेव हैं, अजीब सा नाम है। ब्लैक हनट, ज़र्रार ने कंधे अचकाते हुए कहा। क्या ब्लैक हनट? तुमने कहा ब्लैक हनट? बाबा जानी अचानक उछलकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हैरत और जोश सबत होकर रह गया। जी बाबा। कमरे में मौजूद हर शख्स हैरत से बाबा को देखने लगा कि बाबा को क्या होगा ये नाम सुनकर। अभी जितनी जल्दी हो सके डी कोड करो इन फाइल्स को, बाबा ने कंधों से पकड़कर ज़र्रार को झंझोड़ते हुए कहा। वो अचानक बहुत बेचैन नजर आने लगे थे। बाबा जानी ने फ़ोन निकाला है और जल्दी से किसी को कॉल करने लगे। कॉल अटेंड करते ही इन्होंने फौरन कहा, जल्दी से इधर मेरी बेटी के घर पहुंचो ब्लैक हनट। इतना कहकर इन्होंने कॉल काट दी। खुला और ज़र्रार हैरत से बाबा जानी को तके जा रहे थे कि अचानक बाबा जानी को क्या हो गया। तीनों कारों में जैसे रेस लगी हो। आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर भी काफ़ी मुश्ताक मालूम होता था, जो इंतहाई महारत से ड्राइव कर रहा था। कासिम ने दंगा कर नोमान को कहा, फायरिंग का ऑर्डर दो। नहीं सर, हम पोश इलाके और शहर में मूव कर रहे हैं, अगर ऐसा किया तो ये कदम उल्टा हमारे गले पर जाएगा। आप फिक्र न करें, आगे शहर की हदूद खत्म हो रही है, वहाँ इसे घेर लिया जाएगा। नोमान ने अपने जज्बाती बात को नरम लहजे में समझाते हुए कहा। कासिम के पास भी चुप होने की बजाय कोई चारा न रहा। जैसे ही अगली कार शहर से बाहर वीराने की हदूद में पहुंची तो नोमान ने आगे वाली गाड़ी में बैठे गार्डर्स को फायरिंग का हुक्म दे दिया। जैसे ही इन्होंने फायरिंग शुरू की, आगे वाली कार के ड्राइवर ने घबरा कर गाड़ी साइड पर लगा दी। गार्डर्स नीचे उतरे और असलिहा थामे इस कार का घेराव कर लिया। कासिम भी तेजी से नीचे उतरा और आगे खड़ी कार की तरफ बढ़ने लगा। नोमान ने चलाकर गाड़ी वाले को वार्निंग दी, वो हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए वरना इसकी कार को इस समेत छलनी कर दिया जाएगा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला तो एक हेलमेट पहने शख्स हाथ ऊपर किए हुए नीचे उतरा। उसे हेलमेट उतारने का कहा गया। जब उसने हेलमेट उतारा तो कासिम, जो एक कार की आड़ लेकर खड़ा था, उछलकर अचानक सामने आ गया। तुम यहाँ? मगर कैसे? कासिम चलाकर बोला। तुम थे मेरे पीछे, ओ खुदाया। अम्मार भी हैरत से अपनी जगह उछल पड़ा। अम्मार और कासिम हैरत से बेवकूफ़ों की तरह एक दूसरे का मुंह तक रहे और कासिम के गार्डर्स भी बेवकूफ़ों की तरह उन दोनों को देखी जा रहे थे। जारी है।